आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी वाला डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड जो है वो आपकी पार्टी जरूरत से ज्यादा यूज करती है? हर जगह पर केवल नरेंद्र मोदी जी का ही नाम आगे चलाया जाता है। नहीं तो किसका दे? और भी नेता होने चाहिए ना आपकी? नहीं तो सबके है भाई, नाम तो सबके होते हैं, मगर मोदी जी के नेतृत्व में ये देश चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, और ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे नहीं है जो सभा ही न कर पाए। जनता उनको सुनना चाहती है, उसको स्वीकारती है। कांग्रेस ने बीच में शुरू कर, प्रधानमंत्री क्यों प्रचार कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री क्यों प्रचार न करे? जनता के सामने अपनी पार्टी का विचार लेकर देश का प्रधानमंत्री नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? आपने ऐसे प्रधानमंत्रियों की परंपरा शुरू करी जिसको देश की जनता सुनना ही नहीं चाहती थी, तो नहीं करते थे वो पॉलिसी। आपको मुबारक। क्या आपको पता है आपकी ममता दीदी ने हुबली में तारकेश्वर मंदिर, जिस पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, हिंदू इस मंदिर को बड़ा तीर्थ स्थान मानते हैं, लेकिन आपकी दीदी ने उस मंदिर के ट्रस्ट के चेयरमैन को एक शांति प्रिय मजहब वाले को बना रखा है। यार सोचने वाली बात है। मंदिर हमारा, ट्रस्ट हमारा और उसका चेयरमैन एक जिहादी, और वो मजहब विशेष वाले तो हमारे भगवानों में आस्था भी नहीं रखते हैं। उनके मजहब में हमेशा यही सिखाया जाता है, अल्लाह के सिवा कोई और भगवान नहीं है। अगर आप अल्लाह के सिवा किसी और को मानते हैं तो आप काफिर हैं, आपको कत्ल कर दिया जाना चाहिए। अगर आप इसके बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, जाकर इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अपना बैकअप चैनल है, चाहो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप 10 और मंदिर के ट्रस्टों को ऐसे ही जिहादियों को सौंप दीजिए, बट अगर आप एक बाप की औलाद है ममता जी, तो किसी एक मस्जिद के ट्रस्ट को हिंदू को सौंप के दिखा दीजिए। आपका कब कमलेश तिवारी हो जाएगा आपको भी नहीं पता लगेगा। खैर, आप लोग ऐसे ही सोते रहिए। चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चलचित्र। हो सके तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की रीच बनी रहे। पूछ रहा हूँ वो ये कि जब आप चुनाव मैदान में आ चुके हैं तो क्या अपने नेता का नाम घोषित करेंगे कि ये हमारा मुख्यमंत्री होगा अगर हम सरकार बनाते हैं? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय करना है। अगर तय करता है तो जरूर घोषित कर देंगे। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही ना? ऐसा व्यक्ति मिला नहीं है या अभी तय नहीं किया है या चर्चा ही नहीं, अभी बात नहीं कर रहे हैं? अभी चर्चा ही नहीं। व्यक्ति तो बहुत सारे हुए हैं। कौन कौन है? कुछ ऑप्शन ही बता दीजिए, एक नाम ना बताइए। ऐसा है भैया, मैं बहुत सारे इंटरव्यू लिया हूँ, ऐसे तू टाइटल नहीं निकल पाओगे मुझसे यार, रहने दो ना। टाइम जाता है, आपका टाइम खत्म होता है। मैं तो रैलियों में केवल जय श्री राम बोलते हैं या जय बांग्ला भी बोलते हैं? हम तो जो जनता चाहती है वो सभी बोलते हैं। क्या क्या चाहती है जनता, आज बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि अब दीदी नहीं है, बोलने में मुझे दिक्कत नहीं है, चिढ़ेगी नहीं। टीवी पर मुझे तो मालूम नहीं है वो जय श्री राम के नाम से क्यों चिढ़ती है इतना। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। जय श्री राम प्रतीक है एपिसमेंट के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ का। अगर आपको बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा निकालने के लिए हाईकोर्ट के द्वार खटखटाने पड़ेंगे, बच्चे वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा नहीं कर पाएंगे, रामनवमी के दिन आप शोभा यात्रा नहीं निकाल पाए। कहां जी रहे हैं हम? किस स्थिति में पहुंचा दिया? और ये जय श्री राम का नारा जो आक्रोश के साथ सुनाई पड़ता है, वो आक्रोश ममता बनर्जी की सरकार की तुष्टीकरण की, एपीसमेंट की, वोट बैंक की राजनीति की जो इंतहा हो गई, एक लिमिट आ गई है, इसके खिलाफ। और ये नारा परिवर्तन का नारा है, मेरी बात याद रखकर चलिए। आप लोग ये नारा वाकई इसलिए लगाते हैं कि आपके दिल के करीब है या इसलिए लगाते हैं कि ममता बनर्जी चिढ़ती हैं आपके हिसाब से? देखिए, मुझे मालूम नहीं है आपको राजनीति को कितना नजदीक से देखने का अनुभव है। नारे तभी बनते हैं जब जनता इसको स्वीकार करती है, चाहे वो वंदे मातरम का हो, चाहे इंकलाब जिंदाबाद का हो, चाहे भारत माता की जय का हो, चाहे जय श्री राम हो। जनता जब इसको स्वीकारती है तभी नारे जनता के नारे बनते हैं, वरना नेता बोलते रहते हैं। लेकिन जय श्री राम तो इस देश की संस्कृति का नारा है ना सर, वो चुनाव का नारा तो नहीं है कभी भी। नहीं, चुनाव में लग रहा है भाई, चुनाव और संस्कृति को क्यों आप अलग करते हो? संस्कृति हमारा चुनाव का मुद्दा है, हमारा चुनावी मुद्दा ही बंगाल का कल्चर है, एक प्रमुख मुद्दा है। क्यों अलग कर रहे हो आप इसको? इसमें एक ये भी है। आज जब वो आई तो हमने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री का प्रोग्राम, उसमें अचानक आप इस तरीके से खड़ी हुई और ऐसे आपने बात कर दी, क्यों? जय श्री राम के नारे से चिढ़ी क्यों? तो उनका कहना था कि मैं जय श्री राम के नारे से नहीं चिढ़ी थी, मैं भी जय सिया राम बोलती हूँ, लेकिन वहां एक राजनेता के नाम के नारे लग रहे थे, मेरा गुस्सा उससे था,
बीजेपी ने उसको ये कह के प्रचारित कर दिया कि जय श्री राम के नारे से ममता शायद जीतती है। ममता दी के अलावे किसी ने नहीं सुना। आपकी चैनल ने भी यही कहा कि जय श्री राम के नारे से चिड़ी है। हो सकता है हम गलत बोले, आप तो न्यूट्रल चैनल माने जाते हो। माने क्यों जाते हैं, है नहीं क्या? मैं क्यों इतना अभी सर्टिफिकेट देने में देरी है, मगर माने तो जाते ही हो। जब मांगते नहीं है तब तो देते हैं सर्टिफिकेट, जब मांग रहे हैं तब आप अवॉइड कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं इस चीज। और बंगाल सीमावर्ती राज्य है, बंगाल की सीमाएं पोरस होती है तो देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ घुसपैठ इतनी बड़ी मात्रा में हो रही है कि एक ऐसी सरकार चाहिए जो घुसपैठियों को वोट बैंक की दृष्टि से न देखे, घुसपैठियों को देश की सुरक्षा की दृष्टि से देखे। हमने उनसे भी ये सवाल पूछा था आज कि इतनी कड़वाहट क्यों है। उन्होंने कहा कि अमित शाह आते हैं, वो कहते हैं कि उखाड़ के फेंक देंगे, निकाल बाहर करेंगे, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो मैं क्या कहूंगा, संभाल कर रखेंगे ऐसा कहूंगा? मैं उखाड़ने ही आया हूं सरकार को भैया। यहां मेरी सरकार तभी आ सकती है जब ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो मैं ये कहूं, मैं ममता बनर्जी की सरकार को संभाल कर रखूंगा। क्यों कहूं? ठीक नहीं चल रही है दीदी आपकी सरकार, ये उखाड़ने जैसी। इसीलिए मैं कहता हूं बंगाल की जनता इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दे एक बार। उनका आरोप यह है कि इसीलिए बंगाल के चुनाव में हिंसा हो रही है क्योंकि ये उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। तो उखाड़ कर फेंक दें तो वो कहे हम नहीं उखड़ेंगे, इसमें हिंसा क्यों करती है? उनको कहना चाहिए नहीं भाई हम नहीं उखड़ेंगे, आप प्रयास करो जाओ। हिंसा किस तरफ से है? कार्यकर्ता तो आपके भी मारे जा रहे हैं, कार्यकर्ता उनके भी मारे जा रहे हैं। उनके कितने मारे गए आपने लिस्ट किया है ना, आप अपने मेरे पास तो कार्यकर्ताओं की लिस्ट है, मेरे 130 कार्यकर्ता। सुनो ना भैया, जी, जी। मेरे पास तो लिस्ट है, मेरे 130 कार्यकर्ता मारे गए। जरा ममता दी उनका लिस्ट प्रसिद्ध करे। वो तो कहती हैं अनजान भी कोई मर जाता तो आप लोग जाके उसके घर खड़े हो जाते हैं कि ये हमारा कार्यकर्ता था। बाद में परिवार मना कर देता है कि नहीं इसका हमसे कोई लेना देना नहीं था पार्टी। वो आप डराती हो तब। उनकी सारी सदस्यता की चिट्ठियां हम दिखाने के लिए तैयार है, अगर ममता दीदी सच्चा इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो। और मैं बताना चाहता हूं, ऐसे आपके गुंडे बचेंगे नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पाताल से ढूंढ कर उसको ढूंढ लेंगे। आप बंगाल को वापस सोनार बांग्ला बनाने की बात करते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि ये बंगाल के बारे में जानते ही नहीं है, बंगाल की संस्कृति के बारे में इनको पता नहीं है, ये लोगों के नाम गलत लेते हैं, गलत मूर्तियों पर मालाएं चढ़ा देते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ देते हैं। इस तरह के आरोप लगाए हैं आपके ऊपर। चलिए इनके आरोप है, मेरे कोई कार्यकर्ता जवाब देंगे इसका। आप नहीं देना चाहते इसमें से किसी पर जवाब? देखिए हर चीज का जवाब मैं नहीं दे सकता, मुझे भी मेरा लेवल बनाना होता है भाई, मेंटेन करना होता है। लेकिन जब ममता बनर्जी यहाँ बैठ कर कह रही हैं, बंगाल में रैलियों में जाकर कह रही हैं कि आंदोलनजीवी कह के किसानों का अपमान किया जा रहा है, खालिस्तानी कह के किसानों का अपमान किया जा रहा है, देशद्रोही कह के किसानों का अपमान किया जा रहा है, आपको लगता नहीं कि वो नैरेटिव नुकसान कर सकता है आपको? सिर्फ मैंने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा, सारे दलों ने कहा कि जो लाल किले पर चढ़े वो किसान नहीं हो सकते। पर लाल किले पर चढ़ कैसे गए? अब तो मजबूत सरकार है देश में। देखिए ऐसा है कि दिल्ली पुलिस ने संयम रखकर गोली नहीं चलाई, इतना ही है। हम नहीं चाहते थे कि आंदोलन रक्त रंजित हो जाए। लेकिन इस बात की तो जानकारी दिल्ली पुलिस को और एजेंसियों को पहले से थी कि उसमें इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है कुछ ऐसे तत्वों का जो कुछ हमने कहा भी ऐसी था घटनाओं को अंजाम दे दें। ऐसा है, हमने एक चर्चा भी करी थी, उन्होंने हमें लिखित में दिया था यही रूट पर हम निकलेंगे। जब वादा तोड़ते हैं तो संघर्ष भी हुआ, टीयर गैस भी चलाई, लाठियां भी चलाई, मगर हमने गोली चलाना उचित नहीं समझा और 2.5 घंटे में पूरा दिल्ली खाली भी करा लिया। नेता कौन होगा बंगाल में बीजेपी का? बंगाली ही होगा। कैलाश जी नहीं होंगे, ये तय है। स्वाभाविक रूप से कैलाश जी नहीं होंगे। बंगाल का ही मिट्टी का धरती पुत्र यहाँ का अगला मुख्यमंत्री बनेगा और भारतीय जनता पार्टी से बनेगा। यानी कि टीएमसी से आया हुआ आदमी भी नहीं बनेगा, इसका मतलब? मैंने ऐसा नहीं कहा भाई, कहां से आया वो, बंगाल का धरती पुत्र का। में लोगों की आस्था कमजोर नहीं होती जब राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ये कह के आरोप लगाती हैं? बिहार के चुनाव में भी हमने देखा, जब बाद में दब गई वो बात कि भाई चुनाव में जो है गड़बड़ हुआ है, वोटों की गिनती तो दोबारा होनी चाहिए, ईवीएम पर तो हमें भरोसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि लोगों की आस्था लोकतंत्र में, चुनाव व्यवस्था में इससे डोलती है, हिलती है? देखिए आस्था तब डोलती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा जब हम जीतते कहते हैं ये में गपला हो गया, ऑपोजिशन भी कहता है, मगर जीतते हैं तो शपथ ले लेते हैं, फिर तो नहीं लेनी चाहिए। राजस्थान सीएम ने शपथ नहीं लेनी चाहिए थी,
छत्तीसगढ़ सीएम ने शपथ नहीं लेनी चाहिए थी। गड़बड़ वाला चुनाव कैसे शपथ करते हो भाई आप, और हार जाते हो कहते हो तो गड़बड़ है। ऐसे तो नहीं होता भाई, दो में से एक चीज तय करो ना। खत्म। अच्छी बात ये रही कि उन्होंने बहुत ज्यादा कड़े हमले राज्यपाल पर नहीं किए। उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति आती है बंगाल में या आ गई है कि यहां राष्ट्रपति शासन की नौबत है? देखिए, ये जो आप सवाल पूछते हो इसके जवाब इस प्रकार के कार्यक्रम में मैं दे भी नहीं सकता। मैं शपथ लिया हुआ व्यक्ति हूं और मैं गंभीरता से मेरी शपथ का पालन करता हूं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात तो आप भी कह ही रहे हैं लगातार कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब मैंने है। क्या ऐसा कहा लॉ एंड ऑर्डर? आप तो 356 की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की बात। नहीं, मैं बतौर गृह मंत्री आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं बतौर बीजेपी के स्टार कैंपेनर जो आज यहाँ पर दो व्यक्ति है ही नहीं। अमित शाह एक ही होता है, गृह मंत्री नाते और बीजेपी लीडर है नाते। मैंने संविधान की शपथ ली है, इसको नहीं तोड़ सकते। तो आपने बाकी लोगों को ये छोड़ रखा है कहने के लिए कि तुम बोलते रहो राष्ट्रपति शासन, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, मुझे बोलना नहीं होता है, डालना होता है। खत्म। एनआरसी सीए का जो मसला हुआ, क्या आपको लगता है कि आसाम में, बंगाल में नहीं तो आसाम में कहीं आपको वो नुकसान कर सकता है या चुभ सकता है किसी को? देखिए, जो पार्टी के सिद्धांत होते हैं, मूल सिद्धांत, वो नफा नुकसान के तराजू में हम नहीं तुलते हैं, देश हित के तराजू में तुलते हैं। हो सकता है फायदा हो या नुकसान हो, मगर जो मूल सिद्धांत है उस पर भारतीय जनता पार्टी अडिग रहती है और मुझे लगता है कि रहना चाहिए। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के अंदर हमेशा से सुशासन को महत्व दिया है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गुजरात के अंदर एक परिवर्तन करने का प्रयास किया और सफल प्रयास किया। इसके आधार पर 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको देश के प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया और देश की जनता ने उनको पूर्ण बहुमत दिया, बड़े मन से आशीर्वाद दिया और लंबे समय के बाद 30 साल के बाद एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार आई। मैं 6.5 साल मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, इसके बारे में बंगाल की जनता को इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल की सरकार उसी मॉडल पर चलेगी। देश के हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार फैसला लेने वाली सरकार है, फैसलों को नीचे तक पहुंचाने वाली सरकार है, देश के अर्थतंत्र को गति देने वाली सरकार है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली सरकार है, देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, शौचालय, बिजली, पीने का पानी, गैस का सिलेंडर और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आजादी के बाद पहली बार 60 करोड़ लोगों को ऐसा विश्वास आया है कि हम भी इस लोकतंत्र के हिस्सा हैं। इनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया है। आमूलचूल परिवर्तन नीति विषयक चीजों में हर क्षेत्र के अंदर हुए। नई शिक्षा नीति भी आई है, बैंकिंग क्षेत्र में के अंदर भी भ्रष्टाचार कम हो, इसके लिए आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। इकोनॉमी के क्षेत्र के अंदर भी सारी पुरानी चीजों को छोड़कर नए ढर्रे से बाहर निकलकर नए रास्ते पर कदम रखा है। इसके अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं। कोरोना के खिलाफ की लड़ाई भी एक ढंग से लड़ी गई और दुनिया में सबसे सफल कोरोना की लड़ाई अगर कहीं लड़ी गई तो भारत में लड़ी गई और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी एकदम सुचारू रूप से और गति से चल रहा है। ये मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी सफलता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमने कभी गोता ही नहीं करी। आए दिन घुस जाते थे, घुसकर हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। नरेंद्र मोदी सरकार के समय में 2 अटैम्प हुए, उरी में और पुलवामा में, दोनों जगह पर। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एक बार एयर स्ट्राइक कर उनके घर में घुसकर हमने जवाब दिया है और दुनिया को यह दिखाया है कि भारत की रक्षा नीति और विदेश नीति दोनों के बीच में एक अंतर है। हमारी रक्षा नीति बहुत स्पष्ट है कि हमारी प्रायोरिटी देश की सुरक्षा है और विदेश नीति भी बहुत स्पष्ट है कि हम सबसे शांति चाहते हैं, सबसे मित्रता चाहते हैं, मगर हमारी सीमाओं के सम्मान के साथ चाहते हैं। ये पहली बार 70 साल में दोनों को अलग करने का काम
भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अवकाश का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्षेत्र हो और सेनाओं का आधुनिकीकरण का मामला हो, हर क्षेत्र के अंदर हमने रिफॉर्म्स किए हैं। खदानों के बारे में, कृषि के बारे में और ढेर सारी चीजों के बारे में हमने रिफॉर्म करे हैं और देश एक गति से आगे बढ़ जाए। मैं देश की जनता को और विशेषकर बंगाल की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं कि आप मनमोहन सिंह जी के समय की भारत की स्थिति याद करिए और आज की भारत की स्थिति याद करिए। दुनिया पूरी नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के नाते क्या बोल रहे हैं इसको सुनने के लिए लालायित रहती है। वो दुनिया में एक ट्रेंड बनता है, एक सशक्त भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण और गौरव के साथ जीने वाले भारत के निर्माण के रास्ते पर हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। ये देश का पूर्वी क्षेत्र विकास से थोड़ा दूर रह गया है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, यहां पर भी विकास पहुंचाना है। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है, जहां जहां हम गए वहां विकास हुआ है। बीमारू राज्यों में हमें सत्ता दी गई, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। आज कोई भी राज्य बीमारू राज्य नहीं रहा है, उसे बाहर निकालने का काम एनडीए ने किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि बंगाल की जनता हमारे साथ रहे, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। आप एक बार कम्युनिस्टों को बड़ा लंबा मौका दिए, तृणमूल कांग्रेस को दिए, कांग्रेस को दिए, एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। हम सोनार बांग्ला की रचना करेंगे और बंगाल का खोया हुआ गौरव फिर से एक बार वापस लाकर बंगाल को देश का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बनाएंगे। आप हम पे भरोसा करिए, हम सुशासन भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे और एपिसमेंट और घुसपैठ को पूर्णतया इस राज्य से समाप्त कर देंगे। इतना ही मुझे कहना है। आपका धन्यवाद। आप सभी के लिए एंड स्क्रीन पर मैं एक बहुत ही नॉलेजेबल और आंखें खोल देने वाली वीडियो देकर जा रहा हूँ। हो सके तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ये अपना ही बैकअप चैनल है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।